Good morning, students. Welcome to you in my YouTube channel. In this lecture, I am going to discuss about the topic lens maker formula and related numerical on this topic. बच्चों, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो लेंस पार्ट का सबसे सेंट्रल हिस्सा है और हम आपको इस लेसन को विस्तृत तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि इस लेसन से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन अब आ रहा है। तो बच्चों, हम इस लेसन को विस्तृत तरीके से बताने के बाद कुछ न्यूमेरिकल भी आपको इजी लेवल से डिफिकल्टी लेवल की ओर बताएंगे, जिससे कि आपको ये लेसन पूर्ण रूप से, ये जो हेडिंग है वो पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले कृपया करके उसे देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के हम इसको शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेंस निर्मात्री सूत्र, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें लेंस को हम निर्माण करेंगे। हम जितने फोकस दूरी का लेंस चाहेंगे उतने फोकस दूरी का लेंस का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सेटिंग करना होता है, जैसे कि आप मोबाइल में सेटिंग करते हैं, उसी तरह से हम लोग इसमें लेंस में सेटिंग करेंगे। तो बनेगा क्या करेंगे, तो बनेगा ये सूत्र जो कि है 1/f = μ-1 × 1/r1 - 1/r2। यही फॉर्मूला है, लेंस मेकर सूत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बच्चों, ये जो सूत्र है, हम इस सूत्र को अभी तो देख रहे हैं, लेकिन हम इसको विस्तृत तरीके से बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसे जानने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं बच्चों। तो देखिए, हम एक लेंस को ले लेते हैं, यानी बना लेते हैं। ये रहा हम सबों का लेंस, उत्तल लेंस है ये। हम तो बहुत बड़ा लेंस बना दिए, एक तरह से देखा जाए तो लेसन के हिसाब से। लेसन में पतले लेंस के लिए ये सूत्र मतलब दिया गया है, परंतु हम बहुत बड़ा लेंस बना लिए हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बी है। लेंस के दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ 1 यानी पेज 1, पेज 2। इस तरह से ये लेंस दो वक्र सतहों से बना है। एक वक्र सतह है AP1B और दूसरा वक्र सतह जो है हमारा वो है AP2B। तो पहला सतह का गोला इधर निर्मित होगा, तो उसका सेंटर यहाँ पर बच्चों बनेगा। मान लेते हैं कि ये C1 है और इस गोले का जो रेडियस होगा, यानी कि AP1B का जो रेडियस होता है, उसे हम मान लेते हैं R1। बच्चों, ये अत्यंत पतला लेंस है। आप सोचेंगे कि हम P1 से C1 तक क्यों नहीं मान रहे हैं, तो बच्चों अत्यंत पतला लेंस है, इसलिए हम P1 से माने या फिर हम O से ही मान लें तो वो अंतर नहीं आएगा बच्चों। ये बहुत पतले लेंस के लिए सूत्र बन रहा है, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, XP2B का गोला इधर निर्मित होगा, उसका सेंटर कहीं इधर होगा। चलिए इसको मान लेते हैं सेकेंड सरफेस का सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका रेडियस जो मान लेते हैं हम वो है R2। यानी कि R2 क्या है बच्चों, तो AP2B से बना हुआ जो गोला होगा उसका रेडियस होगा R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो, वो R2 होगा। हम मान लेते हैं कि इधर μ1 माध्यम है और इधर भी μ1 माध्यम है, जबकि लेंस का माध्यम जो है वो है μ2। अब देखिए बच्चों, हम ये भी मान लेते हैं कि इसमें μ2 ज्यादा है। हाँ, μ2 ज्यादा है, मतलब कि लेंस सघन है, बाहर के माध्यम यानी सराउंडिंग की अपेक्षा लेंस सघन है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, जिसका डिस्टेंस जो है वो u है। कहाँ से, तो लेंस से। हाँ, लेंस के सेंट्रल हिस्से से u दूरी पर वो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जिसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा हम आगे अब बात करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से एक किरण तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अंदिश ही चल करके पार हो जाएगा लेंस से। अब दूसरा देखिए,
एक यहाँ से किरण चलेगा और वो पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा उसका? होगा ना, होगा, जो होना होगा वो होगा। अब देखिए, जब ये AP1B पर पहुंचेगा तो यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि ये लेंस जो है वो पारदर्शी होते हैं। तो अपवर्तन होगा तो कैसे होगा? म्यू1 से म्यू2 में जा रहा है ना, म्यू1 से म्यू2 में जा रहा है लेंस में, यानी म्यू2 में। तो विरल से सघन में जा रहा है, क्योंकि हम बताएं आपको कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। हाँ, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि म्यू2 ग्रेटर है किससे? म्यू1 से। तो जब विरल से सघन में जाता है तो किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इन फिजिक्स। चलिए, तो ये विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, तो अभिलंब चाहिए, तो इस सतह का जो सेंटर है वहीं से अभिलंब उस पर लिया जाएगा। हम यहां से इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वहां पर अभिलंब। हम बताएं आपको पिछले वीडियो में कि किस तरीके से अभिलंब हो जाता है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। तो जैसे ये जाएगा तो ये भीतर सीधे नहीं बल्कि अब मुड़ेगा किधर? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, और इस तरीके से। लेकिन ये सीधे क्या चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा? जवाब है नहीं। तो फिर हमने खींचा क्यों? देखिए बच्चों, हम बताते हैं आपको। अगर ये सरफेस नहीं होता तब ये ऐसे जाता, परंतु सरफेस के मौजूद होने की वजह से नहीं जाएगा। चलिए, इसका हम बना देते हैं काल्पनिक। यहाँ पर जाता ये, परंतु जाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा उसका? जानते हैं क्या होगा? तो AP2B के पास क्या हो रहा है कि फिर से माध्यम चेंज हो रहा है। अब म्यू2 से म्यू1 में जा रहा है, तो अब क्या होगा? सघन से तो विरल में आ रहा है, तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो फिर हमें अभिलंब चाहिए ना। तो चलिए अभिलंब ले लेते हैं। इस बिंदु पर अभिलंब चाहिए, तो ये AP2B एक है, इसका सेंटर C2 है, C2 से ले लेंगे अभिलंब। C2 से इस लाइन को हम जोड़ लेते हैं। चलिए ये और चलिए, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए, ले लिया गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सीधे नहीं जाएगा बल्कि अभिलंब से दूर होने के लिए किधर मुड़ना होगा उसको? सोचिए सोचिए, नीचे की ओर मुड़ेगा, इस तरीके से मुड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि यहां आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं आगे। यहां पर आ गया, फाइनल इमेज यहीं पर बना, परंतु ये भी एक इमेज है। ये किसका इमेज है? AP1B, सतह AP1B का इमेज I डैश है। यहां से उसकी दूरी को V डैश मान लेते हैं। ये रहा V डैश। हाँ, V डैश कहां से कहां तक? तो लेंस से I डैश तक, और लेंस अत्यंत पतला है। बात ध्यान दीजिएगा, आप समझदार हैं। चलिए, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए, हम इसको डेरिवेशन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, सतह AP1B से अपवर्तन। बच्चों ध्यान दीजिए, सतह AP1B से अपवर्तन कैसे हुआ? देखिए, यहां जो प्रकाश है वो म्यू1 से म्यू2 में, म्यू1 से म्यू2 में जाकर O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। हाँ, O का प्रतिबिंब कहां बनाता है? I डैश पर बनाता है। तो फिर क्या हो गया? अरे हुआ क्या? वही जो होना चाहिए। एक हमारे पास फॉर्मूला है, म्यू2 बटे V माइनस म्यू1 बटा में U बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे में R। देख रहे हैं, पहचाने होंगे, कहीं ना कहीं आपसे मिला होगा रोड पर, जहां भी मिला होगा।
तो देखिए वहां पर आपको बताया गया है कि म्यू2 क्या है, जिसमें प्रकाश जा रहा है। याद कीजिए, नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए, आपको पहले बोले हैं जिसमें प्रकाश जा रहा है। और म्यू1 क्या है, तो जिससे प्रकाश आ रहा है, जिससे प्रकाश आ रहा है। बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जिससे प्रकाश आ रहा है और जिसमें प्रकाश है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। तो देखिए म्यू2 क्या है, वहां पर म्यू2 क्या है, तो जिसमें प्रकाश जा रहा है। तो जिसमें प्रकाश जा रहा है वो भी तो म्यू2 है, तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। म्यू2 बटा में प्रतिबिंब दूरी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ है, तो इसका प्रतिबिंब तो आई डैश पर बन रहा है। तो आई डैश यहाँ से कितना दूरी पर है, वी डैश। हाँ नीचे में प्रतिबिंब लिखा जाता है, बात समझिए यहाँ पर। इसका मतलब आप प्रतिबिंब समझिए, इसका मतलब वस्तु समझिए। अब देखिए माइनस म्यू1 क्या है, म्यू1 जिससे प्रकाश आ रहा है, तो किस में से, इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, तो ठीक है, तो म्यू1 है, कोई चेंज नहीं। बटा में यू यानी वस्तु, वस्तु इस सतह का वस्तु कौन है, तो ओ है, ओ वस्तु है, तो यही दूरी यू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यू ही नहीं, यू म्यू2 माइनस म्यू1, देखिए जो होता है उसी का डिफरेंस कर लेते हैं। बटा में रेडियस होता है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ए P1B का वक्रता त्रिज्या बच्चों R1 है। देखिए आप समझिए, इधर R1, ये हो गया R1, इसे हम मान लेते हैं समीकरण संख्या 1। अब देखिए, अब इस सतह के लिए, सतह A P2B से अपवर्तन के लिए, चाहे अपवर्तन तक लिखते हैं। देखिए क्या होगा, अब यहां पर चेंज हो रहा है, ए P2B के लिए जैसे ये हुआ ठीक वैसे ही इसमें करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ए P2B में क्या हो रहा है, तो प्रकाश म्यू2 से ना अब जा रहा है इसमें, यानी कि म्यू1 में। हाँ देखिए लिखेंगे, यहां प्रकाश कहा जा रहा है, तो म्यू2 से किसमें भाई, तो म्यू1 में जा रहा है, म्यू1 में जा रहा है, ठीक ना। म्यू1 में जाकर क्या कर रहा है, जाकर, तो वस्तु कौन है, प्रतिबिंब कौन है, बताइए। तो इस सतह का प्रतिबिंब है बच्चों आई, और इस सतह का वस्तु है आई डैश। बात समझिएगा, जाकर वस्तु आई डैश का प्रतिबिंब, वस्तु आई डैश का प्रतिबिंब कहां बना रहा है, तो आई पर बनाता है। बच्चों समझना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इस सतह के लिए वस्तु कौन है, तो इस सतह के लिए वस्तु बच्चों, ये जो सतह है इस पर ये किरण आ रही है और ये किरण जा रही है, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब और ये हो जाएगा वस्तु। तो इसका वस्तु कौन हुआ, तो इसका प्रतिबिंब इसका वस्तु हुआ। बच्चों आपको हम लेक्चर 2 में लास्ट एक न्यूमेरिकल बताए हैं, जिसमें कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं, उसे आप एक बार देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इस सतह के लिए वस्तु कौन है, तो इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब कौन है, तो आई डैश है, तो वही इसका वस्तु हो जाएगा। हाँ यहाँ पर वस्तु सामने नहीं बल्कि पीछे, ऐसे वस्तु को हम लोग काल्पनिक वस्तु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो काल्पनिक वस्तु है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं, इसका वस्तु ये है, इसका प्रतिबिंब ये है। तो देखिए हम लिखते हैं अब म्यू1, देखिए म्यू2 से म्यू1 में जाकर, चलिए सूत्र अप्लाई वही होगा, वही सूत्र अप्लाई होगा। म्यू2 क्या है, तो जिसमें प्रकाश जा रहा है, तो किस में जा रहा है, म्यू1 में जा रहा है।
तो शुरू में लिखेंगे μ1, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं, μ1 बटा में क्या होता है भी मतलब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कौन है भाई, तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ लिखे हैं, जाकर वस्तु आइडस का प्रतिबिंब आई पर बनाता है, तो आई प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी नहीं माना गया, चलिए मान लेते हैं, ये प्रतिबिंब दूरी हम मान लेते हैं भी, यही है प्रतिबिंब, तो भी माइनस, अब देखिए μ1 क्या होता है, जिससे प्रकाश आ रहा है, तो किसमें से प्रकाश आ रहा है भाई, प्रकाश आ रहा है μ2 में से, जा रहा है μ1 में, तब μ2 में से आ रहा है, जिसमें आ रहा है, जिसमें से आ रहा है उसको लिखना है यहाँ पर μ2 बटे में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या u यानी वस्तु, तो इस सतह का वस्तु कौन है, अभी हमने आपको बताया है कि आई डैश वस्तु है, आई डैश की दूरी तो v डैश है, क्या लिखेंगे v डैश बराबर, इसी का डिफरेंस होता है μ1 माइनस μ2 बटे में रेडियस, हाँ त्रिज्या, तो इस सतह की वक्रता त्रिज्या तो आगे होगी जो कि यहाँ है r2, बच्चों इसको ध्यान से समझिए, इसमें यही जो सेक्शन है सबसे मेन सेक्शन है बच्चों, आपको समझने के लिए हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर यही सूत्र आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर μ2 बटे v माइनस μ1 बटे में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r, इसी सूत्र का उपयोग हुआ है, क्या सिर्फ यहीं पर हुआ है, जी नहीं, यहाँ पे हुआ है। अब देखिए हम आपको आगे ले चलते हैं बच्चों, आगे ले चलते हैं, आपको जल्दी जल्दी आगे ले चलते हैं हम, देखिएगा बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण को जोड़ते हैं, कौन कौन समीकरण, 1 और 2 को, देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए बच्चों μ2 बटे में v डैश माइनस μ1 बटे में u प्लस, या फिर चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं μ2 माइनस μ1 बटे में r1, अब इसको लिखेंगे तो μ1 बटे में v माइनस μ2 बटे में v डैश बराबर μ1 माइनस μ2 बटे में r2, बच्चों देखिएगा कौन कौन कटेगा, जरा सोचिए, ये और ये कटेगा ना, और कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, दुख की बात नहीं है, हम तो लिख देंगे उसको, μ1 बटे v माइनस, इसको लिखेंगे μ1 बटा में u बराबर इसको ऐसे ही लिख देते हैं μ2 माइनस μ1 बटे में r1, और प्लस ये है बच्चों μ1 माइनस μ2 बटे में r2। अब देखिएगा बच्चों, हम μ1 का कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 1/v माइनस 1/u बराबर, बच्चों इसमें से कॉमन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं कि ये बराबर है, परंतु ऐसे करना कि माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, इसमें से माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो μ2 माइनस μ1 बटे में r2, तो देखिए आप देखते जाइए, 1/v माइनस 1/u, μ1 मल्टीप्लाई में है, रुक जाइए, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, μ2 माइनस μ1 को, और ये चला जाएगा नीचे, चला गया ना, और फिर क्या हुआ, जब ये और ये कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया 1 बटे में r1, और ये हो गया माइनस, ये भी कॉमन हो गया है, यहाँ बच गया 1/r2। देखिए धीरे धीरे सूरज उग रहे हैं, अब देखिए ये हम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं,
μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। अब देखिए बच्चों, ये भी कटेगा, फिर से कटेगा, तो कटने दीजिए। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ऐसे लिखते हैं, क्या आप जानते हैं? अपवर्तनांक जहां आपको हम पढ़ाए हुए थे वहां पर हम इसका जिक्र किए हैं बच्चों। कोई दिक्कत? बच्चों यही फॉर्मूला बन गया एक तरह से, इक्वेशन नंबर 3। परंतु आपको पता है, आप तो प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं, और हमने कहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, देखिए जब u बराबर अनंत, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए बताइए जरा। केस नंबर फर्स्ट में हम बताए हैं आपको, उत्तल लेंस के, और अवतल लेंस के भी केस नंबर फर्स्ट में है। अनंत पर वस्तु होता है, प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। हाँ, तब v बराबर f होता है। नहीं समझे? देखिए समझाते हैं आपको। ये लेंस हो गया, और अनंत से आने वाली किरणें समानांतर होती हैं, तो वो जब आती हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरणें या आपस में समांतर किरणें, तो हमेशा कहाँ कटती हैं? फोकस पे कटती है जनाब। तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, इसलिए v इक्वल टू f। तब इतना, तो समीकरण 3 से क्या बता सकते हैं कितना होगा? बताइए जरा। 1/b है ना, तो वहां पर f लिखेंगे। 1/f इक्वल टू नहीं माइनस 1/u की जो आपको माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू, बच्चों इसको सिर्फ म्यू कहते हैं लोग, और समझते हैं उतना ही, -1, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। अंडरस्टैंड बच्चों? 1/, अनंत का मान जो होता है वो 0 होता है, तो 0 लिख देंगे, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, जरा बना लीजिए, हमें जगह दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सिग्नल मिलेगा तभी ना। जल्दी कीजिए इसको, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं आप। तो ये होगा आपको, एकदम हम लोग द्वार पे खड़े हो चुके हैं, बस एक स्टेप में आएगा सूत्र। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/, अनंत का मान बच्चों 0 होता है। हाँ, आप भी जानते हैं 0 हो जाएगा। और फिर μ -1 1/r1 माइनस 1/r2। फाइनली हमें मिल गया। हाँ, मिल गया बच्चों। यही है खूबसूरत सा सूत्र, यानी कि फॉर्मूला नंबर 4 हुआ ना, या इक्वेशन नंबर 4 हुआ। आप टेंशन में लग रहे हैं क्योंकि आपको म्यू टेंशन कर दिया है। तो देखिए क्या करना है आपको, हम बता दे रहे हैं बच्चों। म्यू भले लिखे हैं, लेकिन उसका मतलब हम यही समझेंगे। हाँ, उसका मतलब इतना ही समझेंगे हम लोग। और एक बात जो ये है, इसका मतलब होता है कि वातावरण के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। हाँ, वातावरण के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? लेंस का अपवर्तनांक। टेंशन खत्म कि नहीं? R1 क्या है? तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। हाँ, जिधर से प्रकाश आता रहेगा उधर से मानेंगे पहला पृष्ठ। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और R2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। और F को तो समझते हैं, क्या समझते हैं?
लेंस का फोकस दूरी, कौन सा दूरी भाई? फोकस दूरी किसका? लेंस का। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये सब राशियां तो हुई। अब इसमें कुछ खास बातों को ध्यान रखना होता है। वो क्या चीजें हैं देखिए, तो हम न्यूमेरिकल के तरफ चलने वाले हैं। पहला बात ये है कि यह सूत्र सभी प्रकार के पतले लेंसों के लिए सत्य है, ध्यान रखिएगा। यह जो सूत्र है सभी प्रकार के पतले लेंस के लिए सत्य है। हाँ, अवतल के लिए, उत्तल के लिए, समतलोत्तल, जितना सारा है, ये सूत्र सही प्रकार के पतले लेंस के लिए सत्य है बच्चों। दूसरा बात आपसे ये कहेंगे कि यदि लेंस के दोनों साइड, हाँ बात समझिएगा, यदि लेंस के दोनों साइड समान अपवर्तनांक है तो उनके दोनों ओर की फोकस दूरियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी कि दोनों ओर समान माध्यम होने पर लेंस के फोकस बराबर होते हैं। दोनों ओर समान माध्यम होने पर क्या होता है? दोनों ओर का फोकस उसका बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा इसको, लेंस के दोनों साइड का फोकस क्या होता है? बराबर होता है। और तीसरा बात आपको बताते हैं कि यदि लेंस सघन है, बात समझिए, यदि लेंस क्या है? लेंस वातावरण के सापेक्ष सघन है, तब क्या भाई? तो बच्चों उत्तल लेंस का ना जो फोकस होगा वो प्लस में होगा और अवतल लेंस का जो फोकस होगा वो माइनस में होगा। माइनस में कैसे होगा हम इसे अगले लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल के तरफ बात करेंगे, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल देते हैं आपको। बच्चों एक छोटी सी पॉइंट और देख लीजिए, एक दो लाइन की चीज है ये। समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, जरा करके देखिए तो आपको बहुत ही अद्वितीय चीज मिलेगा, और वो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए ये क्या हो गया? ये तो आ गया हमारा लेंस सूत्र। हाँ, समीकरण 5 लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस सूत्र कहलाता है बच्चों। इस सूत्र को भी आप ध्यान रखते चलिएगा। और समीकरण 4 को लिख सकते हैं, सॉरी 4 ही है, तो समीकरण 4 जो है वो कौन सा सूत्र है? तो पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र है। अब चलिए न्यूमेरिकल एक लिखिए आप लोग जल्दी से। तो देखिए बच्चों, ये सवाल है, हम लोग इसको किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया हुआ लिखेंगे, इसमें क्या क्या दिया हुआ गिवन डाटा है। तो इसमें दिया है अपवर्तनांक बराबर 1.5, R1 और R2 के मान भी इसमें दिया हुआ है। जरा सोचिए, उत्तल लेंस इस तरह से होता है और उत्तल लेंस में और इधर से लाइट आवे तो ये पहला सतह होगा और ये दूसरा सतह होगा, तो इसकी त्रिज्या इधर होती है R1 और इसकी त्रिज्या इधर होती है ये R2। तो R1 हमेशा प्लस में होता है बच्चों। तो इसमें से किसी को भी R1 मान सकते हैं, किसी को R1, चलिए हम 20 को मान लेते हैं, और प्लस 20 सेमी, और R2 इधर है तो इधर के लिए माइनस 30 सेमी। आप इसको भी यहाँ मान सकते हो, इसको यहाँ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा।
निकालना है क्या हमें? फोकस निकालना है। कौन सा यूज करेंगे? लेंस मेकर 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों वीडियो रोक करके आप हमसे पहले बना सकते हैं। 1/f, f नहीं पता, म्यू 1.5 माइनस 1/r1 20 माइनस r2 माइनस 30। अरे करना क्या है, करते जाना है। 0.5 इंटू कितना होगा? 60, 20 60, 30 दूनी के 60। देखते जाइए, बनाते जाइए, करते जाइए। 5/10 गुणे 5/60, 5 दूनी के 10, 12×5 60, 12 दूनी के 24, 1/24। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आएगा ये बराबर 24 सेमी। देखिए तो प्लस में है ना, तो ये बात साबित हो गई कि उत्तल लेंस का फोकस प्लस में होता है। बच्चों जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे बनाते हैं। इस पर एक प्रकाश पुंज आ रहा है जो कि अभिसारी प्रकाश पुंज है, और यहाँ पर वो जाने वाला था। तब तक उसके मार्ग में एक लेंस रख दिया गया जिसकी इस बिंदु से दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी 20 है। तो बताना है कि ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना यहाँ पर u का मान हो जाता है। देखिए यहाँ पर वस्तु जो है काल्पनिक है। देखिए हम थ्योरी में बताए थे आपको कि आगे चल करके हम एक ऐसा क्वेश्चन देने वाले हैं। तो ये वस्तु है, काल्पनिक वस्तु है जो इधर बन गया है। बच्चों ऐसे ही वस्तुओं के लिए प्लस में होता है u का मान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वस्तु है बच्चों, अगर ये नहीं रहता तो कोई लेंस है चाहे कुछ भी है जो अपना प्रतिबिंब यहाँ बनाता है, परंतु ये आ गया तो अब ये प्रतिबिंब वहां नहीं बन पा रहा है। तो कहने मतलब कि वो किसी का वस्तु है, वो किसी का प्रतिबिंब है, तो इसका वस्तु होगा। तो u बराबर +12। फोकस दिया है बच्चों कितना? 20 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस है ना, प्लस में लेते हैं फोकस। हमें भी निकालना है बच्चों, आप ट्राई कर सकते हैं, आसान है। कौन सा सूत्र लगेगा आप सोच सकते हैं। चलिए हम जल्दी से बनाते हैं। 1/f = 1/u प्लस सॉरी लेंस सूत्र यूज करेंगे। हाँ, ये कौन सा सूत्र है? लेंस सूत्र प्रूफ किए हैं, जरूर किए हैं इसी वीडियो में। तो 1/b = 1/b माइनस 1/12। तो बच्चों आप इसे बना सकते हैं, जरूर आप इसे लिख लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। हाँ बच्चों, अगर इस सवाल का आंसर जैसे आप भी निकालेंगे, अगर वो प्लस में आ गया तो उसका मतलब ये हुआ कि ये लेंस जो है उसका प्रतिबिंब जो है वो प्लस में मतलब इधर बनाया है, और जितना आएगा भी उतना ही दूरी पर इधर बनाया है। बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जरूर आप कीजिएगा, ठीक, जरूर कीजिएगा। अगर माइनस में आए तो इधर, प्लस में आए तो इधर, और भी का मान प्लस में आए तो इधर, और माइनस में आए तो इधर, वो उसको मोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, एक और हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 सेमी फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस शीशा का है, पानी में डुबाया गया। 15 सेमी फोकस दूरी है हवा में ना, उसको पानी में डुबो दिया गया, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी प्रभावित फोकस दूरी अब कितना हो जाएगा? यदि μg यानी कि शीशा का अपवर्तनांक 1.5, यानी इसका अपवर्तनांक 1.5, और वाटर का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखिए बच्चों, हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहली स्थिति की बात करेंगे।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में क्या है कि 15 सेमी वाले फोकस का जो लेंस है कांच का, 15 सेमी है कब? वायु में। देखिए 15 सेमी फोकस वाला लेंस जब कहाँ हो? वायु में हो, तो उस समय हम लेंस मेकर सूत्र का यूज करें तो 1/f एयर में था, तो 1/, क्या बच्चों, सॉरी, ये म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का। बच्चों हवा में फोकस दूरी कितना है? एयर में 15 है, इजकल टू ये अपवर्तनांक 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बात समझिए थोड़ा सा। R1 R2 नहीं दिए गए हैं, ये सिर्फ दिया गया है कि 15 सेमी उसका फोकस था, हवा में 15 फोकस था, लेंस का अपवर्तनांक था 1.5, हवा के सापेक्ष वाला है, तो बटा में 1 ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अब लेंस को पानी में डुबाया गया। देखिए दूसरी स्थिति में पानी में डुबोने पर, ध्यान दीजिए, दूसरी स्थिति में पानी यानी कि जल में, पानी में डुबोने पर लेंस का फोकस, हाँ लेंस का फोकस FW हो तो बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या होगा? पानी में डूब रहे हैं, अब उस लेंस के बाहर का अपवर्तनांक वाटर ही रहेगा, और बाहर के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक -1, हाँ बाहर के सापेक्ष लेंस का, यानी म्यू जी ऊपर रहता है, अब म्यू डब्ल्यू नीचे, यानी बाहर का अपवर्तनांक नीचे रहता है, 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तो दिया नहीं है, ये ज्ञात करना है। और देखिए म्यू जी और म्यू डब्ल्यू ये हैं हमारे पास, तो है म्यू जी ऊपर लिख देंगे और म्यू डब्ल्यू को नीचे, -1 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। समीकरण 1/2 से डिवाइड करते हैं, 1/15 बटा में 1/FW। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू ये है, घटा देंगे कितना आएगा? ये चलिए इसे लिख देते हैं, 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 बटे में ये है। इसका अपवर्तनांक हम लोग लिख लेते हैं, म्यू जी का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है, बटे म्यू डब्ल्यू का 4/3 -1, फिर यही आप देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, और ये बच्चों 1/15 और ये FW बटा में 1 हुआ। बच्चों थोड़ा सा गुणा भाग करके देखेंगे तो ये इतना आएगा, ये घटा देंगे 0.5। अब देखिए ये भी कितना होगा? तो ये होगा आपको 1.5 गुणे 3 बटा में 4 माइनस 1। देखते रहिए बच्चों, ये आपको हो जाएगा FW बटे में 15 इक्वल टू 0.5, ये कितना होगा? 45, 15×3 = 45 -4 बटे में 4। देखिए बट्टा पर का जोड़ भी हम एक ही बार में कर लिए, कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, ये 0.5 गुणे 4, ये घटेगा बच्चों तो 0.5 आएगा ना, ये और घटेगा और ये उल्टा हो जाएगा, 0.5 कहीं पर है और ये घटेगा फिर ये उल्टा हो जाएगा, इससे ये बच्चों कट जाएगा।
तो इफ डब्ल्यू बराबर आएगा 15 × 4, यानी कि इफ डब्ल्यू इजकल टू 60 सेमी। बच्चों ध्यान दीजिए, इसका फोकस कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और बात करेंगे कि लेंस मेकर सूत्र जो है वो किन किन राशियों पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ वो किस तरीके से बदलता है। तो हम उसमें बात करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।